आज की कहानी सीधे बहुत ज़माने से, काफ़ी वक्त से, जब से क्राइम तक पे कहानी का सिलसिला शुरू हुआ, शायद बहुत सारे लोगों की ये डिमांड थी, हिटलर की कहानी। तो आज मुझे लगा कि हिटलर की कहानी, और ख़ास तौर पर उस हिटलर की कहानी के साथ हिटलर की मौत और हिटलर के आखिरी जो कुछ पल थे एक बंकर के अंदर, वो कैसे, क्या कुछ हुआ वहाँ उस दिन, कैसे हिटलर ने मौत से पहले अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड से शादी की, किस तरीके से उस शादी के लिए जब पूरे बर्लिन में रशियन आर्मी घूम रही थी, बमबारी हो रही थी, एक शादी कराने के लिए एक प्रीस्ट को बुलाया गया और उसके बाद शादी होती है। फिर उसके बाद जो कुछ होता है वो सारी चीज़ें आपके सामने रखूंगा। शुरुआत हिटलर से। एडोल्फ हिटलर दुनिया के सबसे बड़े तानाशाह के तौर पर अगर कुछ नाम आते हैं तो उसमें हमेशा हिटलर का नाम आएगा। हिटलर के ऊपर इल्ज़ाम है कई तरह के। एक तो यह है कि सीधे सीधे तौर पर कहा जाता है कि हिटलर कम से कम 60 लोगों के कत्लेआम का जिम्मेदार है। और अगर वर्ल्ड वॉर सेकंड को जोड़ लें, जिसमें करीब 5 करोड़ लोग मारे गए थे दोनों तरफ से, तो उसका भी इल्ज़ाम हिटलर के सर आता है। कहा जाता है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर जो था, दूसरा विश्व युद्ध, वो हिटलर की वजह से था, हिटलर की सनक की वजह से था, वरना ये सेकंड वर्ल्ड वॉर ना होता। तो ये सारे ही कुछ, और चूंकि जर्मनी का हिटलर तानाशाह रहा, वहाँ पे रूल किया, लेकिन पैदा जो हुआ था वो हिटलर, वो ऑस्ट्रिया में हुआ था और फिर जर्मनी आता है। लेकिन ऐसी क्या चीज़ थी कि वो जर्मनी का हुक्मरान बन बैठता है और एक पूरी जो उस वक्त चीज़ें थी, दुनिया को किस तरीके से बांट देता है, ये सारी कहानी है। पहला वर्ल्ड वॉर जब हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध, जो कि 1914 से 1918 तक करीब 4 साल चला था, इसमें अलग अलग देश अलग अलग गुट बनाकर लड़ रहे थे। और इस पहले वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की बुरी तरह से हार हुई थी, शिकस्त हुई थी। और इस हार के बाद जर्मनी को जब सरेंडर करना पड़ा, तो ब्रिटेन, फ्रांस और उसके जितने भी दोस्त देश थे, इन सब ने मिलकर जो जो हारे थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, उनके ऊपर कई तरह की पाबंदियां लगाई, कई शर्तें लगाई, कई हर्जाने लिए। इन सारी चीज़ों से, एक तो हार, ऊपर से ये सारी बंदिशें, आर्थिक पाबंदी, हर्जाना वसूलना, जर्मनी की हालत दिन ब दिन खस्ता होती गई और जर्मनी कमज़ोर होता गया। जर्मनी में बेरोज़गारी बढ़ने लगी, भूखमरी बढ़ने लगी। वहाँ के जो शासक थे वो लोगों की बजाय अपनी ठाट, अपनी शान बान को देखने लगे और जर्मनी के लोगों में बड़ी तेज़ी से इसको लेकर गुस्सा बढ़ने लगा। इसी वक्त में, ऐसे ही वक्त में, हिटलर, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हिस्सा भी लिया था एक सैनिक के तौर पर, उसने अपनी एक पार्टी बनाई। उसका नाम रखा राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन कामगार पार्टी, NSDAP। इस पार्टी को नाजी पार्टी भी कहते हैं और नाजिम जो है, नाजिज्म या नाजी सोच, यहीं से पनपती है। तो इस पार्टी के जरिए हिटलर ने धीरे धीरे अपनी जो महत्वाकांक्षाएं थी, जो उसकी ख्वाहिश थी, वो सारी चीज़ें बढ़ाने लगा। और इस पार्टी के बाद, गठन के बाद, जर्मनी में वो चुनाव भी लड़ा। पहले उसको कामयाबी नहीं मिले, धीरे धीरे लेकिन उसके सीट बढ़ते गए। लेकिन जो नाजी पार्टी थी और नाजी पार्टी की जो सोच थी वो ये थी कि इस पूरे विश्व में, दुनिया में, जो जर्मन है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं और इसीलिए उन्हें हक है पूरी दुनिया पे हुकूमत करने का। ये हिटलर की सोच थी और इसको उसने जर्मन के साथ रिलेट किया। तो जैसी ये चीज़ आ गई कि जर्मन सर्वश्रेष्ठ हैं और उनको हक है दुनिया पे राज करने का, वहीं से हिटलर की ये सोच कि जर्मनी से बाहर निकलकर दुनिया के अलग अलग देशों को फतेह करना, जीत करनी, वो सनक उसकी शुरुआत हुई। पहले विश्व युद्ध में जब जर्मनी हारा, तो जर्मनी में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इस हार के लिए जर्मनी में रह रहे यहूदियों को जिम्मेदार मानते थे। और यहूदियों का तब कोई देश भी नहीं था, जर्मनी में बड़ी तादाद में रहते थे। धीरे धीरे जब लोगों की ये सोच हिटलर को पता चली, तो उसने इसको भी मुद्दा बनाया और यहूदियों के नाम पे वो खेलने लगा। 1933 में चुनाव हुआ और हिटलर जो है जर्मनी में चुनाव भारी मतों से जीत जाता है और उसके बाद वो वहाँ का चांसलर यानी कि प्रधानमंत्री बन जाता है। लेकिन फिर चूंकि वो एक तानाशाह था,
वो जर्मनी के सारे जो पार्लियामेंट हैं उन सबको बर्खास्त कर देता है और सारे पावर, सारे अधिकार अपने हाथ में ले लेता है, यहाँ तक कि अपने आप को मतलब पूरे जर्मनी का सबसे सुप्रीम लीडर डिक्लेयर कर देता है। और इसके बाद शुरू होती है अब हिटलर की तानाशाही का दौर। सबसे पहले वो जो यहूदी रह रहे थे जर्मनी में उनको हुक्म देता है कि आप देश छोड़ के चले जाओ। इसके बाद यहूदियों का कत्लेआम होता है। हिटलर को यहूदी पसंद नहीं थे, नफरत थी। तो कहते हैं कि हिटलर के दौर में लाखों यहूदियों का कत्लेआम हुआ। यहूदियों की समस्या ये थी कि उनके पास कोई अपना देश तब तक था नहीं, इजराइल तब तक वजूद में नहीं आया था। हिटलर की एक और थी कि जब पहला विश्व युद्ध जर्मनी हारा था तो उसे लगता था कि पोलैंड भी इसके लिए जिम्मेदार है और इसीलिए हिटलर धीरे धीरे अब पोलैंड और बाकी देशों पे भी फिर अपना कब्जा करना चाहता था। अपने आप को उसने जर्मनी का सर्वोच्च न्यायाधीश तक डिक्लेयर कर दिया। अब हिटलर की तानाशाही शुरू होती है और उसके बाद धीरे धीरे अब वो जर्मनी से दायरा अपना पूरी दुनिया में बढ़ाना चाहता है और इसी वजह से दूसरे विश्व युद्ध की एक तरह से बुनियाद पड़ती है। चूंकि जर्मनी की हालत भी खस्ता थी उस वक्त तक, यूरोप के अलग अलग देशों में भी अलग अलग गुटबंदी थी। बाद में हिटलर इधर था, एक मुसोलिनी था जो इटली में था, वो भी एक तानाशाह था, और जापान ये भी जर्मनी का साथ दे रहा था। तो इटली, जापान और जर्मनी इन तीनों ने मिलकर एक अपना गुट बना लिया और इन तीनों की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं थी, देशों पे अलग अलग कब्जा करना था। तो जब इटली, जापान और जर्मनी एक साथ आए और इनकी हिटलर के बारे में पता चला तो बाकी यूरोप देश और दूसरे देश भी घबराने लगे, अपनी अपनी सुरक्षा को मजबूत करने लगे कि पता नहीं कब किस पे हमला कर दे, कब कौन से देश को वो जीत ले। तो इस चक्कर में यूरोप में भी गुट हो गए देश के अलग अलग। इटली, जर्मनी और जापान एक गुट था। दूसरी तरफ अब फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका और यहां तक के सोवियत संघ, इन लोगों ने एक अलग गुट बनाया। तब तक सोवियत संघ या अमेरिका भी कहें सुपर पावर टाइप की चीज नहीं थी। तो इन लोगों ने सिर्फ इसलिए बनाया कि हिटलर के डर से, उधर मुसोलिनी के डर से, और इसके बाद इन लोगों ने ये सब एक मित्र देश बन गए। तो एक तरह से दुनिया दो हिस्सों में बट गई, एक इटली, जर्मनी, जापान, दूसरी तरफ आपके ब्रिटेन, अमेरिका, सोवियत, रूस बल जिसको कहें, फ्रांस, ये लोग एक तरफ हो गए। इस दौरान में हिटलर लगातार दुनिया पे कब्जा करने के अपने सपने को पूरा करने की कोशिश करता रहा और यहीं से दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। और इस शुरुआत जो होती है ये होती है 1 सितंबर 1939 को, जब जर्मन जो है ये पोलैंड के ऊपर हमला कर देता है। पोलैंड के साथ ब्रिटेन ने एक समझौता किया था कि अगर तुम्हारे ऊपर कोई आंच आएगी तो हम तुम्हारा साथ देंगे। तो हमला पोलैंड पे था, लेकिन एक तरह से इंग्लैंड के ऊपर आंच इसलिए आ गई कि इंग्लैंड ने वादा किया हुआ है, तो अब इंग्लैंड को इसमें बीच में कूदना पड़ेगा। तो जैसे ही ये पोलैंड पे हमला करता है हिटलर, इंग्लैंड और फ्रांस ये दोनों भी इस युद्ध में टूट पड़ते हैं क्योंकि उनको पोलैंड की मदद करनी थी। तो जर्मनी के खिलाफ एक तरह से वो दोनों जंग में आमने सामने आ गए। जर्मनी लेकिन तब तक पोलैंड पे कब्जा कर चुका था, लेकिन लड़ाई अब छिड़ गई क्योंकि इंग्लैंड और फ्रांस पोलैंड के तरफ से लड़ाई के मैदान में कूद पड़े थे। इसके बाद लगभग 1939 से 40 तक युद्ध नहीं होता, लेकिन माहौल टेंस रहता है, खराब रहता है और हिटलर जो है और मजबूत होता जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जो सबसे भयानक कहानी शुरू होती है वो होती है करीब वर्ल्ड वॉर शुरू होने के एक साल के बाद। 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पे हमला किया था। 9 अप्रैल 1940 को जर्मनी अब नॉर्वे और डेनमार्क इन पर हमला कर देता है और इन दोनों देशों को भी अपने कब्जे में कर लेता है, जीत जाता है। अब यहीं नहीं रुकता हिटलर, इसके बाद वो आगे बढ़ता है, बेल्जियम, हॉलैंड और यहां तक कि फ्रांस पे भी हमला कर देता है क्योंकि फ्रांस पोलैंड की वजह से इंग्लैंड के साथ मिलकर जर्मनी का दुश्मन हो गया था, तो वो फ्रांस से भी बदला लेता है। और इन देशों में भी
बेल्जियम, हॉलैंड और फ्रांस पे भी वो चढ़ाई कर देता है। फ्रांस को सरेंडर करना पड़ता है हिटलर के आगे और फ्रांस मजबूरी में सरेंडर कर देता है। हिटलर अब तक मजबूत होता जा रहा था। फ्रांस को जीतने के बाद उसका हौसला और बढ़ता है। वो लगता है उसको कि चूंकि पोलैंड की लड़ाई में इंग्लैंड भी शामिल हो गया था, तो इंग्लैंड अब दुश्मन था हिटलर का। उसने अब इंग्लैंड पे चढ़ाई करने का फैसला किया और इंग्लैंड को जीतने का भी उसने मंसूबा पाला। तो जर्मन एयरफोर्स इन्होंने इंग्लैंड पर काफी बमबारी की और एक तरह से इंग्लैंड को बर्बाद करने की पूरी कोशिश की। लेकिन बाकी देशों की तरह इंग्लैंड ज्यादा कमजोर नहीं निकला, मजबूत निकला। उसने जर्मन सेना का डटकर मुकाबला किया और इसी वजह से इंग्लैंड को फतह करने, इंग्लैंड को जीतने का हिटलर का सपना उस वक्त अधूरा रह गया। और इस इंग्लैंड के खिलाफ जंग में पहली बार जर्मन सेना थोड़ी कमजोर हुई और यहां से पहली बार थोड़ा सा हिटलर एक कमजोर लीडर के तौर पर देखा गया। यह पहला एक डेंट लगा था। तो जब इंग्लैंड से मुंह की खानी पड़ी तो इसके बाद हिटलर ने अब सोवियत रूस का रुख किया, क्योंकि वहां से कम्युनिज्म फैल रहा था और हिटलर कम्युनिस्ट पार्टी और कम्युनिज्म की सोच के खिलाफ था, क्योंकि वो नाजी सोच का था और उसके हिसाब से पूरी दुनिया पर सिर्फ जर्मन का ही हुकूमत हो सकता था। तो पहली अब तक की तमाम जीत के बाद हिटलर को थोड़ा सा धक्का इंग्लैंड में लगा, लेकिन इंग्लैंड के बाद फिर उसने कहा कि इसकी भरपाई रूस से करते हैं। उसने रूस पे चढ़ाई कर दी। रूस के एक बड़े हिस्से पे हिटलर ने कब्जा भी कर लिया, उसकी सेना ने, क्योंकि रूस उस वक्त इसके लिए तैयार नहीं थी और रूस ने सोचा भी नहीं था कि हिटलर ऐसा भी कर सकता है। लेकिन फिर उतनी देर में, उतना टाइम में रूसी फौज फिर इकट्ठे हुई, एकजुट हुई और जब नाजी सेना यानी कि हिटलर की फौज रूस सोवियत संघ की राजधानी की तरफ बढ़ने लगी तो उन्होंने वहां पे रूस में घुसने से पहले उनको घेर लिया और फिर जबरदस्त लड़ाई हुई और हिटलर की सेना को रूस से पहले शिकस्त खानी पड़ी और उन्हें वापस लौटना पड़ा। वो रूस पे कब्जा नहीं कर पाए। तो बैक टू बैक इंग्लैंड की लड़ाई में कामयाबी नहीं मिली, उसके बाद रूस पे हमला किया और रूस में भी कामयाबी नहीं मिली। इन दो चीजों ने सिर्फ ये नहीं किया कि हिटलर को नाकामी मिली, बल्कि इन दो चीजों ने यह भी किया कि हिटलर को एक कमजोर के नेता के तौर पे भी देखा गया और यह भी एक सोच आई कि हिटलर को अगर मिल जाए तो हम हरा सकते हैं। बाकी देशों ने ये सोचा। इसके बाद अब रूस और बाकी लोग, चूंकि यह हमला हो चुका था, बाकी देश सारे इकट्ठे हो गए और उनके निशाने पे 3 देश था, इटली, जर्मनी और जापान, क्योंकि हिटलर के ये दोनों साथी थे। पहला काम ये किया कि अब छिटपुट वर्ल्ड वॉर चल रहा है। 1944 में रूस और इसके जो सहयोगी दोस्त हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, इन सब ने मिलकर इटली पे चढ़ाई की और इटली को मजबूर कर दिया सरेंडर करने के लिए। इटली एक मजबूत दोस्त था हिटलर का। जैसे ही इटली में शिकस्त मिली और इटली को सरेंडर करना पड़ा तो हिटलर को बड़ा झटका लगा, क्योंकि उसकी ताकत कम हो गई थी। और इसके बाद अब सोवियत सेना की जो फौज थी उसका हौसला बढ़ा, वो आगे बढ़ना शुरू हुई। उधर इसी बीच में अमेरिका ने जापान पे दबाव बनाया और एक चीज फिर ऐसी हुई जिसे आज भी दुनिया याद रखती है कि अमेरिका ने 1945 अगस्त में हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिरा दिया। पहली बार न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल तब हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। और अमेरिका ने ये जापान को कई वार्निंग दी थी, जो उसने कई दूसरे देश के उस पे हिस्से पे कब्जा किया था वापस करने और बाकी सरेंडर करने। जापान माना नहीं, तो अमेरिका ने बम गिरा दिया। इससे जापान की हालत खराब हो गई। जापान मजबूर हो गया और जापान को सरेंडर करना पड़ा। तो अब हिटलर के जो दो सबसे अहम दोस्त थे, इटली और जापान, दोनों को सरेंडर करना पड़ा। अब बचा सिर्फ और सिर्फ हिटलर। हिटलर की सेना लगातार कमजोर पड़ती जा रही थी। रूस और उसके बाकी जो सहयोगी देश थे वो अब तेजी से जर्मनी की तरफ बढ़ते हैं। जर्मनी के बढ़ने के दौरान हिटलर की जो सेना है मुकाबला करती है, लेकिन हारती जाती है। उसके बाद नौबत ये आ जाती है कि अब रूसी सेना
बर्लिन में दाखिल हो जाती है, जर्मन की राजधानी, और उसी बर्लिन में हिटलर था। हिटलर को अभी एहसास हो जाता है कि शायद जो जंगी सामान और बाकी चीज़ें हैं और जिस तरीके से बाकी देश एकजुट हो गए, उसके बाद उसकी जीत का सपना टूट जाएगा और उसे इस जंग में हार होगी। इसी वजह से 6 और 9 अगस्त को जब अमेरिका ने न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया, उसने और भी ज्यादा हिटलर को फिर तोड़ के रख दिया। अब हिटलर जो है वो बर्लिन में, जब उसे लगा कि जंग हार रहे हैं, रूसी सेना आगे बढ़ रही है, कोई चारा नहीं है, तो एक खास बंकर बनवाया हुआ था उसने, जमीन के 50 फीट नीचे। वो उस बंकर में अपने खास सेना के जो बड़े अफसर थे उनके और अपने भरोसेमंद लोगों के साथ आखिरी वक्त में जाकर रूसी सेना से बचने के लिए हिटलर उस बंकर में जाकर छुप गया। अब उसको सिर्फ एक भरोसा था कि जो उसकी सेना लड़ रही थी बर्लिन में, वो किसी तरह रूसी फौज को खदेड़ दे और वो फौज वापस पीछे चली जाए। तभी वो अगर बर्लिन को बचा लेता है तो फिर हिटलर वापस आ सकता था मैदान में जंग के, और हिटलर की जो एक जगह थी वो शायद बची रहती। आखिरी उसको उम्मीद थी कि ये सेना जो है बर्लिन की लड़ाई में रूसी सेना को खदेड़ देगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बर्लिन में हिटलर की सेना बुरी तरह हारने लगती है और अब लगभग हिटलर और रूसी सेना के बीच में दूरी बहुत कम रह गई थी। जिस बंकर में आखिरी वक्त में हिटलर छुपा हुआ था, उस बंकर का पता, और चूंकि हिटलर को यह भी था कि इस जंग में उसकी जो हार हुई, उसका कहना था कि उसके अपने ही बहुत सारे आर्मी के जो सीनियर लोग थे उन्होंने उसकी जासूसी की, उसके बारे में जानकारी दी दुश्मन सेना को, और ये सच था। हिटलर के सताए हुए बहुत सारे ऐसे लोग थे उसकी सोच के खिलाफ, जिन्होंने रूस की, अमेरिका की, ब्रिटेन की, इन लोगों की मदद की। हिटलर, उसकी रणनीति, उसके कहाँ पाए, कब क्या करेगा, इन सारी चालों के बारे में उसके अपने लोगों ने उसके खिलाफ जासूसी की और ये दुश्मन को बताया। तो अब ये सारी चीजें हो गई और बर्लिन में रसिया, जो रूस की फौज है, वो धीरे धीरे बहुत आगे बढ़ने लगी। और अब ये था कि हिटलर को अपनी हार तय दिख रही थी। हिटलर के सामने अब 2 रास्ते थे। जो मुसोलिनी के साथ हुआ था इटली में, वो नहीं चाहता था कि वैसी मौत मरे। अगर वो दुश्मन के हाथ लग गया तो उसे ये लगता था कि फिर उसे सरेआम पब्लिक के बीच में फांसी दी जाएगी, उससे पहले टॉर्चर किया जाएगा, बुरी तरह मारा पीटा जाएगा, चूंकि उसके ऊपर लाखों लोगों के कत्लेआम का इल्जाम था। तो उसके सामने 2 रास्ते थे, एक ये कि वो सरेंडर कर दे और दूसरा ये कि खुदकुशी कर ले। सरेंडर करने के पीछे जो चीज़ सोच नहीं काम आई वो ये कि फिर उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव होगा और वो ऐसी मौत मरना नहीं चाहता। तो दूसरा ये था कि फिर खुदकुशी कर ले। यहीं से हिटलर की मौत की कहानी शुरू होती है। हिटलर की एक दोस्त थी ईवा, जो लंबे टाइम से उसके साथ थी। करीब 28-29 अप्रैल 1945 को हिटलर ये तय कर लेता है। आखिरी वक्त तक वो कोशिश करता है कि रशियन फौज शायद पीछे हट जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उसके सेना और बाकी लोग उसको रिपोर्ट देते हैं कि अब हम जंग नहीं जीत सकते, हम हार रहे हैं और बर्लिन पर रूस का कब्जा होने जा रहा है। और एक बार बर्लिन पर रूस का कब्जा होने का मतलब है कि फिर हिटलर उनके कब्जे में। हिटलर को अब यकीन हो चुका था कि ये जंग हारने के बाद उसका बचना मुश्किल है। 29 अप्रैल 1945 को उस बंकर के अंदर अचानक हिटलर ईवा को प्रपोज करता और कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। ईवा के लिए शॉकिंग थी। ईवा तैयार हो जाती है। इसके बाद ये होता है कि अब शादी कौन कराएगा। बर्लिन में उस वक्त रशियन बमबारी चल रही है। तमाम दोनों तरफ से सेना के जो बचे हुए हैं वो लोग लड़ रहे हैं। बर्लिन लगभग खंडर बन चुका है क्योंकि कई दिनों से बमबारी है। ऐसे वक्त में हिटलर का एक खास आर्मी का, उसका भरोसेमंद, वो जाता है एक फादर को लेने के लिए बर्लिन में। शाम के वक्त फादर को लेकर बंकर में आता है। बंकर में आता है, जब शादी की बात बताई जाती है तो फिर अचानक पता चलता है कि फादर मैरिज सर्टिफिकेट अपने साथ लाना भूल गया है। अब ये था कि उस सर्टिफिकेट के बिना शादी कैसे होगी, साइन उसी पे होना था। फिर रिस्क लिया जाता है। उस फादर को दोबारा
जो खास भरोसेमंद लोग थे हिटलर के, उसके फिर घर जाते हैं उसी बर्लिन में जिस पे बमबारी चल रही है, दुश्मन की भी नज़र है, पकड़ भी सकते हैं, उसके ज़रिए हिटलर तक पहुंच सकते हैं। लेकिन हिटलर फिर भी रिस्क लेता है, फादर को भेजता है वापस। उसके बाद वो मैरिज सर्टिफिकेट लेकर बंकर में आता है। इसके बाद चुनिंदा लोगों के बीच में, उनकी गवाही के बीच में ईवा और हिटलर की शादी होती है। शादी होने के बाद एक छोटी सी पार्टी होती है उसी बंकर में, और पार्टी होने के बाद हिटलर लगभग तय कर चुका था और कि उसका अंजाम क्या होना है। वो अपने खास गार्ड को बुलाता है अपने पास और उस गार्ड से कहता है कि अगर मैं मर जाऊं तो तुम मेरे शरीर को जला देना और जलाने के बाद उसको दफना देना। अब ये बात बड़ी अजीब थी उस वक्त उसके गार्ड के लिए भी, क्योंकि हिटलर एक क्रिश्चियन था, ईसाई था, और लाश को दबाते हैं, वो जलाते नहीं हैं। लेकिन हिटलर ने यह कहा कि मेरे शरीर को तुम्हें दफनाना है, जो दफनाना नहीं जलाना है, और जलाने के बाद दफनाना है। इसके बाद उसने कहा कि जब मुझे तुम दफना दोगे उसके बाद मेरे कमरे में जाना और मुझसे जुड़ी हुई जितनी चीज़ें हैं उन सबको लेकर आना और उन सबको भी जला देना। सिर्फ एक पेंटिंग है, एक बड़े मशहूर उस वक्त पेंटर थे, उस पेंटिंग को तुम मत छूना। मैंने अपने ड्राइवर को बताया, वो उस पेंटिंग को किसी तरह बर्लिन से बाहर ले जाएगा। ये उसने आखिरी चीज़ कही। इसके बाद हिटलर अपने कमरे में जाता है, ईवा उसके साथ थी। इससे पहले वो अपने एक और कमांडेंट को बुलाता है और उससे पूछता है कि ये बताओ कि साइनाइड मौत के लिए कितना कारगर है, ये कामयाब है कि नहीं। एक डॉगी जो बड़ा ही प्यारी थी हिटलर को, वो उसके साथ थी। तो वो कहता है कि इसको एक काम करो, हिटलर कहता है कि साइनाइड कितना कारगर है या नहीं है, पहले इसको टेस्ट करो। तो वो जिसको सब बहुत प्यार करता था हिटलर अपनी उस डॉगी को, वो उसके ऊपर कहता है कि तुम टेस्ट करो। वो उसे देता है, सेकंड भर के अंदर उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद उस डॉगी को उठाकर उसी कंपाउंड में जो बंकर का था वहां पे ले जाके दफना दिया जाता है। तो ये अभी या उसके बाद वो बताता है कि ये टेस्ट ओके है। सब कुछ होने के बाद हिटलर अपने कमरे में जाता है, ईवा साथ में थी। बाहर में उसका एक खास गार्ड था, रोसस, जिसने बाद में एक किताब भी लिखी आखिरी पलों की हिटलर की। तो दरवाजे के बाहर था, क्योंकि जितने भी फोन आते थे वो फोन खुद पहले ये रोसस उठाता था, इसके बाद हिटलर को देता था। तो शाम को उस दिन खबर आई, जो भी फोन उठाया उससे पता चला कि बर्लिन के हालात क्या है, रूसी फौज बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और अब बर्लिन को बचाने का कोई रास्ता नहीं है। ये सब सुनने के बाद हिटलर अपने कमरे में जाता है। रोसस जो उसका गार्ड था वो बाहर खड़ा रहता है। थोड़ी देर के बाद एक फायर की आवाज आती है कमरे से, और हिटलर ये बोल के गया था कि मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद नहीं किया था। थोड़ी देर के बाद गोली की आवाज चलने की आती है। रोसस गोली की आवाज सुन के कुछ और लोग वहां पे आ जाते हैं जो खास थे। थोड़ी देर तक वहां खामोशी रहती है। फिर यह फैसला होता है कि दरवाजा खोल के देखा जाए। दरवाजा खोल के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि हिटलर का सर टेबल पे पड़ा हुआ है, खून गिर रहा है। बराबर में सोफे पे ईवा पड़ी हुई, ईवा, और उसने उस दिन नीले रंग की ड्रेस पहनी हुई थी जिसपे सफेद झालरें थी, और वो सोफे पे लुढ़की हुई थी और उसका सर जो है वो हिटलर की तरफ था। चश्मदीद जिन्होंने देखा उसके हिसाब से हिटलर ने अपने सर में गोली मारी थी। ईवा के बदन पे गोली मारने के कोई निशान नहीं थे और कमरे से एक ही फायर की आवाज आई थी। ईवा ने उस साइनाइड को खाया था जिस साइनाइड को उससे पहले हिटलर ने टेस्ट करवाया था। तीन लोगों ने देखा हिटलर मर चुका था, ईवा सामने मरी पड़ी हुई थी। उससे पहले हिटलर ने एक अपने और जो मददगार भरोसेमंद था उससे कहा था कि इस बंकर में 200 लीटर पेट्रोल मंगवा लेना। तो 200 लीटर, चूंकि एक तो बर्लिन में हालात खराब, रूसी बमबारी चल रही है, 180 लीटर पेट्रोल मिला था टोटल। वो लाया गया उस जगह पे बंकर में। जब ये हो गया सब कुछ, उसका बताया गया कि हिटलर ने यही आखिरी फरमान दिया है, तो फिर हिटलर की लाश को बाहर लाई गई
और उसके बाद उसके कमरे में जो सामान थे, जैसा कहा गया था, उन सबको एक जगह जमा किया गया। पेट्रोल डालकर हिटलर की लाश को जलाया गया उसी बंकर में। जलाने के बाद उसको वहीं एक गड्ढा खोदकर दफना दिया गया, साथ में ईवा को। इसके कुछ दिन के बाद रूसी सेना इस बंकर तक दाखिल हो जाती है। उसके बाद वो इनमें से कुछ लोगों को पकड़ती, जो रोसिस था वो भी गिरफ्तार होता है, पूछताछ होती है। फिर उस गड्ढे को खोदा जाता है, उसमें से कुछ राख और बाकी चीजें मिलती हैं। एक दांत का उसको वो मिलता है सेट, उसी जगह से उसको वो अपने कब्जे में ले लेते हैं, रूसी जो अफसर थे सारे, और उसके बाद वो उसको रूस ले जाते हैं। अब यहां से फिर दो कहानी सामने आती। एक ये थी कि किसी ने एक तो हिटलर को गोली मारते हुए खुद को नहीं देखा था, और हिटलर को जलाने और दफनाने की कहानी के वही पात्र थे, वही किरदार थे जो हिटलर के सबसे भरोसेमंद लोग थे। और उन्हीं की कहानी के जरिए पता चला कि हिटलर की मौत हो गई है। दूसरी, उसी वक्त यह खबर आई कि हिटलर मरा नहीं है, दरअसल वो बर्लिन से निकल गया था और वो कहीं और चला गया। अलग अलग देशों की खबर आई। लास्ट में आया कि ब्राजील में उसकी मौत 90 साल की उम्र में हुई, वो भेष बदल के, और बाकी उसके बारे में बहुत सारी कहानियां आई। लेकिन रूस ने इन चीजों को हमेशा खारिज किया। उसकी वजह यह था कि जो दांत मिले थे उस गड्ढे से, जो हिटलर का डॉक्टर था उससे लंबी बातचीत हुई। हिटलर के दांत बड़े खराब थे, उसकी बनावट बड़े बेतरतीब दांत थे, और उसको मसूड़ों की प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से उसकी सांसों से हमेशा बदबू आती थी। तो जिस डॉक्टर ने हमेशा हिटलर का के दांत, जो डेंटिस्ट था, देखता था, रशियन ने उसको अपने कब्जे में लिया, और उसके बाद फिर उस दांत के जरिए ये दावा किया कि ये दांत हिटलर के ही थे। तो रूसी दावा यही था कि 30 अप्रैल 1945 को बर्लिन के उस बंकर में हिटलर की मौत हो गई थी। हिटलर वहां से कहीं नहीं भागा, कहीं और नहीं गया। और ये सारी अफवाहें हैं कि कहीं कहीं अलग अलग मुल्कों में, अलग अलग देशों में वो देखा गया। और इस क्लेम का एक सबसे बड़ी चीज वो दांत है जो हिटलर के रूस के कब्जे में थे। रोसस को बाद में इस रशियन फौज ने गिरफ्तार किया। करीब 13 साल वो जेल में रहा। 13 साल जेल में रहने के बाद वो बाहर आता है। बाहर आने के बाद फिर उसने जो किताब लिखी, द मेमोयर्स ऑफ हिटलर बॉडीगार्ड, 2013 में ये किताब आई थी, और 90 साल की उम्र में अब रोसाश की भी मौत हो चुकी है। तो हिटलर के जिंदा रहने की कहानियां बहुत सारी बीच में आई थी। आखिरी वक्त में ब्राजील में देखने की बात आई थी, लेकिन ये सारी कहानियां जो है कभी किसी पुख्ता सबूत के अभाव में किसी अंजाम तक, किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पाई। और रूस का ये दावा है कि जो दांत है वो सबसे बड़ा पुख्ता सबूत था, एक तरह का डीएनए था कि ये दांत हिटलर के थे। और जो डेंटिस्ट था हिटलर का, उसने इस बात को कंफर्म किया था। तो ये थी कहानी हिटलर की, जिसके ऊपर सेकेंड वर्ल्ड वॉर कराने का इल्जाम है कि उसकी वजह से, वैसे एक शख्स की वजह से, जिसके ऊपर लाखों यहूदियों के कत्लेआम का इल्जाम है। और ये वही जो हिटलर के टाइम में जिस तरीके से जर्मनी में यहूदियों का कत्लेआम हुआ, कहते हैं कि वहां से पहली बार यहूदियों को, जो जान बचाकर भागे वहां से, तब उन्हें लगा कि उनकी भी अपनी कोई जमीन होनी चाहिए, उनका भी अपना कोई देश होना चाहिए, जो एक पहचान हो यहूदियों की। और वहां से फिर इजराइल का जन्म शुरू होता है, जो 1948 में जब इजराइल बना तब तक फिर जारी रहा। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर और हिटलर के कत्लेआम के कुछ साल के बाद ही इजराइल जन्म में आता है। और इजराइल आज एक देश है, न सिर्फ देश है, मजबूत देश है, और उसकी सीक्रेट सर्विस मोसाद के तो कहने ही क्या है। लेकिन जर्मन को पूरे दुनिया पे हुकूमत करने का हक है, और यही हुकूमत करने लायक हैं, क्योंकि ये सबसे ब्रिलियंट हैं, सबसे अच्छी सोच है। इस एक सोच के पीछे हिटलर ने पूरी दुनिया को जंग में झोंक दिया। करीब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में दोनों तरफ से 5 करोड़ के करीब लोग मारे गए थे। और कहते हैं कि लाखों यहूदियों का कत्लेआम जर्मनी में जो हुआ था वो हिटलर की वजह से हुआ था। तो एक अजीब तानाशाह